बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बेटा, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर कुछ थोड़ा सा पॉसिबली लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आज के सिंगल लेक्चर में हम आपका जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे इन अ सिंगल शॉट मीन एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह ही न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। तो मैंने कहा कि आपके जो कुछ चंद एक टॉपिक्स हैं उनको अगर हम एक एक टॉपिक को एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करते हैं तो हार्डली आपके 8 से 10 लेक्चर बनेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 जो है वो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो बी पेशेंटली आपने इस वीडियो को देखना है। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी है जी न्यूमेरिकल मेथड्स बाय डॉक्टर वी.एन. विद्यामूर्ति। अच्छी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से, और आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है वो पेपर इस बुक से ही तकरीबन मैक्सिमम बनता है आपका ये। अच्छा, यहाँ पर जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का बात करेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या। फिर डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। फिर डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला वो क्या है। फिर डेरिवेटिव यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टैबुलेटेड फंक्शन, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग बेसल फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और लास्टली यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन जो आपकी विद्यामूर्ति की बुक है, इसके जो लास्ट एक्सरसाइजेज हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन तकरीबन 15 क्वेश्चन है। मैं उसमें से मैं यहाँ पर 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनके सॉल्यूशंस। कुछ जो दो चार क्वेश्चन है वो एज असाइनमेंट आपके लिए, और वो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब उनमें सिमिलर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ दिया है। तो 10 से 11 क्वेश्चन आपके साथ इस लेक्चर में सिंगल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिन टॉपिक्स का मैंने जिक्र किया, सपोज अगर कोई स्टूडेंट पूरी वीडियो नहीं देखना चाहता, वो कहता है कि हम कोई खास पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के चैप्टर्स बना दिए, वीडियो चैप्टर्स। आप उस वीडियो चैप्टर के ऊपर क्लिक करें और आप जो स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं। अब ये वीडियो चैप्टर क्या है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। सपोज मैं अपना एक चैनल खोल रहा हूँ, ये मेरा एक चैनल है यूनिवर्सल मैथ जोन। यहाँ पर मैं ओ एंड ए लेवल जो मैथमेटिक्स है इससे रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। इसमें लास्टली मैंने अभी लॉगरिथम की वीडियो डाली है, जो कि ये तकरीबन 3 घंटे 18 मिनट की वीडियो है। अब इसमें अगर आप इस वीडियो को ओपन करते हैं, वीडियो ओपन करने के बाद सपोज ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हैं, ये यहाँ पर मोर का बटन दबाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद ये यहाँ पर नीचे करें, ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ये चैप्टर्स लिखा हुआ है, ये देखें ये चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स में जिन जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है वो ये हैं, जैसे लाइक ये पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर प्योर मैथमेटिक्स, व्हाट इज लॉगरिथम, ये 6 मिनट 15 सेकंड पर शुरू हो जाएगा। आगे आप लेके जाएंगे कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंशनशियल फॉर्म, 29 मिनट 20 सेकंड पर आई है। तो ये तमाम के तमाम है, और अगर इन सबको आप देखना चाहते हैं वो मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं, ये व्यू ऑल पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर ये देखें, इधर ये एक अलहदा विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो इन द सिमिलर वे मैंने यहाँ पर ये जो आपकी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के टॉपिक हैं इनकी भी वीडियो जो लिंक चैप्टर्स हैं उनका जो टाइम स्टैम्प है, यानी किस वक्त पर कौन सा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा लेक्चर जो है उसे देखें। एक सिंगल सिटिंग में अगर आप नहीं देख सकते तो आप डिफरेंट सेटिंग्स में थोड़ा थोड़ा करके आप उसको देख सकते हैं, बजाय ये कि आप वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो जब आप स्किप करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके रह जाते हैं, फिर चीज़ें समझ नहीं आती। चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से कि आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या। देखें, एक सिंपल जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसमें और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फ़र्क क्या है। जब आप बात करेंगे डिफरेंशिएशन की
जैसे आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैं पहले एक स्लाइड ले लेता हूँ। अब आम जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो सपोज उसमें आपके पास होता है एक फंक्शन y इज इक्वल टू सपोज या एक्स स्क्वायर गिवन है, आपसे कहा जाता है इसका डेरिवेटिव बता दें, आप सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया। इसी तरह अगर आप सपोज आपको फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, आपसे कहा जाता है इसका डेरिवेटिव बता दें, आप सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ गया cos x। यहाँ पर जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये जस्ट एक फंक्शन आपके पास गिवन है और उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके पास ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एक फंक्शंस के न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन होंगी, यानी एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए, और फंक्शन मौजूद नहीं है आपके पास, फंक्शन मौजूद नहीं है, उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि खास पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या वैल्यू देगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इस एग्जांपल में कि हमने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, जब आपका फंक्शन गिवन है इसमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आप पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब यहाँ पर आप इसके पहले डेरिवेटिव में एक्स की सपोज 0 ही ले लेते हैं तो 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा cos 0 और cos 0 आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल बहुत आसान है, जब आपके पास फंक्शन गिवन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपने उसमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो एक इसका जो पर्सपेक्टिव है वो तो ये है कि आपके पास फंक्शन जो है वो गिवन नहीं होगा और आपके पास टेबल गिवन होगा और उस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव सम वैल्यू के ऊपर क्या होगा। एक तो ये है। दूसरा, समटाइम इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का इस तरह भी हेल्पफुल है कि आपके पास एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, फंक्शन काफ़ी ज़्यादा टीडियस होते हैं, मुश्किल है, आप उनका डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और फिर उस डेरिवेटिव के ऊपर आपने फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू भी मालूम करनी है किसी सर्टेन नंबर के ऊपर। तो ऐसी सूरत में भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपके लिए हेल्पफुल है। उस सूरत में हम फंक्शन की जो फंक्शन सपोज अगर आपके पास गिवन है और लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं आप कैलकुलेट कर पा रहे, तो आप उसके टेबल बनाएंगे, उसकी टेबल वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया, न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड है, गोज है, बेसल है, ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए आप उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन कि किस पर्पज़ के लिए आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैं जो कि अपने जो स्टूडेंट लाइफ के नोट्स हैं ये काफ़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए थे जब मैं खुद आपकी तरह एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। तो इसमें कुछ थोड़ी सी शायद आपको इंग्लिश के हवाले से मिस्टेक्स मिल सकती हैं, ठीक है, कुछ स्पेलिंग वगैरह में, तो उसको मैं आई होप कि आप इग्नोर करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको दोबारा चेक नहीं किया, अभी इम्प्रूव किया इसको। ठीक है, जो कोई ख़ास मैथमेटिक्स के हवाले से कंसेप्चुअल अगर कोई मिस्टेक मुझे नज़र आई है तो मैंने उसको दोबारा कंपोज किया है। ठीक है, और उन चीज़ों को रिमूव कर दिया मैंने बीच में से। हाँ, जो अब लिखा हुआ था कोई, मैंने बताया कि ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक है तो वो आप समझते हैं एज अ मैथमेटिशियन, उस चीज़ को आप ज़रा इग्नोर कर देंगे। चलें, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर एक्चुअली 9 है आपका विद्या मूर्ति की बुक में से। मैंने अपने नोट्स के हवाले से इसका नाम चैप्टर नंबर 7 रखा हुआ था। कहता है जी, कंसीडर अ सेट ऑफ वैल्यूज, हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज होगा जिसमें वैल्यूज हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स आई वाई जे, कलर चेंज कर लूँ, of a function. The process of computing the derivative or derivatives of that function at some point of set of values is called numerical differentiation. ये चीज़ मैं आपको बता के आया हूँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। यहाँ तक ये सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए आप फंक्शन का डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मालूम करते हैं एट सम पॉइंट्स ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ जो आपको दी हुई हैं।
इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। This may be done by first approximating the function by a suitable interpolation formula and then differentiating it as many times as desired। क्या लिखा जी, कहता है ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है ये इस तरह भी की जा सकती है कि आप सबसे पहले अपने जो फंक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट कर लें, वो फंक्शन आप निकाल लें, बाद में सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, एज मैनी टाइम एज डिजायर्ड, जितनी मतलब आपने उसका डेरिवेटिव लेना, पहला दूसरा तीसरा जितना भी आपको चाहिए। इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वी स्पेस्ड, अगर तो वैल्यूज ऑफ एक्स यानी जो डाटा आपको दिया वो इक्वल स्पेस्ड है, जैसे कि आपने इक्वी स्पेस्ड अनइक्वी स्पेस्ड जो यानी इक्वल इंटरवल के साथ है, एंड डेरिवेटिव्स इज रिक्वायर्ड नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। अगर डाटा आपका इक्वी स्पेस्ड है, पहली बात ये याद रखिएगा, इक्वी स्पेस्ड यानी कि उनमें एक्स की वैल्यूज के दरमियान जो फर्क है वो एक जैसा है, और डेरिवेटिव आपने मालूम करना है नियर टू द बिगिनिंग, टेबल के बिल्कुल शुरू में। वी इम्प्लॉय अ ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस सूरत में आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इफ इट इज रिक्वायर्ड नियर द एंड ऑफ द टेबल, और अगर आपने जो डेरिवेटिव मालूम करना है वो टेबल के बिल्कुल एंड में है, तो इस सूरत में जारी सी बात है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर द वैल्यू नियर टू द मिडल, और अगर आपने डेरिवेटिव मालूम करना है मिडल ऑफ द टेबल में, देन डेरिवेटिव इज कैलकुलेटेड बाय मीन ऑफ सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर आप सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास बेसल फार्मूला है, लैप्लेस एवरेट फार्मूला है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, लेकिन अगर दूसरा सीन ये है कि आपका जो डाटा है वो इक्वी स्पेस्ड नहीं है, यानी एक्स की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस एक जैसा नहीं है, लाइक आपके पास एक्स की पहली वैल्यू है 1, दूसरी 5 है, तीसरी 9 आ गई या 19 आ गई सपोज, तो यहाँ पर 4 का फर्क है, यहाँ पर आपके पास 14 का फर्क है, तो ये अनइक्वल स्पेस डाटा कहलाता है। तो इस सूरत में आप जानते हैं हमेशा हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को प्रेफर करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसमें जो पहला हम डेरिवेटिव का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो है जी डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, इसके जरिए करेंगे। ये कब किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी आपने डेरिवेटिव मालूम करना है एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द टेबल, जब भी आपका डेरिवेटिव एट द स्टार्ट ऑफ टेबल होगा, ठीक है, तो फिर आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें देखें कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बेहतर नहीं है, और ऐसा आपको समझ भी नहीं आएगा जब तक वो मैं फार्मूले के मुतालिक ना बताऊं, उसकी डेरिवेशन ना करूं। इसलिए मैंने बताया कि अगर सपोज आप वीडियो को नहीं देखना चाहते मुकम्मल, आप ये चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। वो मैंने वीडियो का चैप्टर आपको टाइम स्टैम्प जो है वो बता दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं एज अ टीचर तो इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता, मुझे तो ये यहाँ पर चूँकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो लिखा। ये आप जानते हैं फार्मूला इसका होता है y इक्वल टू वाई नोट पी टाइम डेल्टा वाई नोट पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नोट अप टू सोन, ये चलता जाएगा। p क्या है, x माइनस एक्स नोट ओवर h, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अगर सिंपल अगली चीज़ क्या है, मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, dy ओवर dp, ठीक है। एक तरफ वेरिएबल y है, दूसरी तरफ ये p है, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने p के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये रह जाएगा डेल्टा वाई नॉट। जब यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव देखें क्या बनेगा। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आएगा पी स्क्वायर माइनस पी ओवर 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बजाय ये कि यहाँ पर प्रोडक्ट ढूंढने लगाएं, आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ये पी स्क्वायर माइनस पी है, अगली टर्म इसके साथ है पी माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, तो ये आएगा आपके पास दूसरी रकम का डेरिवेटिव। ये जो डेल्टा क्यूब के साथ है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया है, ये निकाला मैंने dy ओवर dp, लेकिन मुझे निकालना है dy ओवर dx, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन इनिशियली जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में वेरिएबल y होगा
जैसे यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब बात की थी तो मेरे पास सेट ऑफ वैल्यू जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, ठीक है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए होगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई और डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल के मुताबिक आप इसे लिख सकते हैं डी वाई और डी पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब डी पी ओवर डी एक्स ऐसे निकालना है, पी यहाँ पर ये है एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच। तो यहाँ से देखें ये आपके पास 1 ओवर एच कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस 0 और साथ इसके बाहर कौन है 1 ओवर एच, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर एच। तो डी पी ओवर डी एक्स को इसकी जगह तो लिख दूंगा मैं 1 ओवर एच और आगे आ गया डी वाई ओवर डी पी। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया 1 ओवर एच इंटू डी वाई ओवर डी पी। अब डी वाई ओवर डी पी यहाँ पर ये सारी चीज मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, इसकी यहाँ पर वैल्यू लाकर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का सीन आएगा, ये बाहर 1 ओवर एच आ गया, आगे डी वाई ओवर डी पी की जगह ये सारी मैंने वैल्यू लिख दी इसकी। अब देखें मुझे डेरिवेटिव निकालना है अगर एट द स्टार्ट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर, ठीक है। एक्स नोट आप जानते हैं टेबल की फर्स्ट वैल्यू, अगर आप एट द बिगिनिंग से ले रहे हैं तो एक्स की जगह यहाँ पर एक्स नोट पुट कर देते हैं, पी बन जाएगा, पी का फार्मूला जानते हैं, पी का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच। तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर दिया, ये एक्स नोट माइनस एक्स नोट आ गया 0 ओवर 0, तो 0 ओवर एच यानी 0। अब इस फार्मूले में जहां जहां पर पी है वहां पर अगर आप 0 पुट कर दें तो ये चीज क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी 1 ओवर एच डेल्टा वाई नोट माइनस, यहाँ पर देखें पी 0 पुट करेंगे ये रह जाएगा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल आप जानते हैं 2 होता है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप पुट करेंगे पी की जगह 0 तो ये रह जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 और 6 कर देंगे रह जाएगा 1 ओवर 3 डेल्टा क्यूब वाई नोट। इसी तरह अगर आप इसका चौथा डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सिमेट्री देख लें, चौथा डेरिवेटिव, चौथा ऑर्डर तो नहीं है यहाँ पर मालूम किया, लेकिन मैंने खुद से लिख दिया है इसका सिमेट्री देखते हुए। सिमेट्री कुछ इस तरह चल रही है कि सेकंड ऑर्डर के नीचे 2 है, थर्ड ऑर्डर के नीचे 3 है और साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 4। ये आपने मालूम कर लिया जी फार्मूला इसका पहले डेरिवेटिव का बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से, ठीक है। अब अगर मुझे चूंकि पॉसिबल है कि एक से ज्यादा डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय एक्स अगेन वी गेट फर्स्टली वी कैन राइट एट, मतलब अब यहाँ पर मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव को सबसे पहले देखें, इसको चेक मैं बाद में बताता हूँ आपको। सेकंड डेरिवेटिव जानते हैं ये होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, वो आपके पास होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा अब मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि ये मैंने यहाँ डीपी से डिवाइड कर दिया, आगे मेरा रह गया डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने डीपी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया डी एक्स। तो यही चीज सारी यहाँ पर लिखी है, ये देखें आप सारी डी ओवर डी पी, डी वाई ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर देखें डीपी ओवर डी एक्स में ऊपर निकाल के आ चुका हूँ, डीपी ओवर डी एक्स निकला था मेरा 1 ओवर एच। ये कहाँ पर निकाला, ये आपके पास यहाँ पर है, ये रहा डीपी ओवर डी एक्स है 1 ओवर एच के बराबर। यहाँ पर ये 1 ओवर एच आ गया, अब बाकी रह गया डी ओवर डी पी और डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब इसके मुताबिक मुझे क्या चाहिए, इसके मुताबिक मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट चाहिए, पी के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने कि यूजिंग 3 कौन है, ये मेरा 3 है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव अब किसके विद रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, पी के विद रिस्पेक्ट। तो 3 का डेरिवेटिव पी के विद रिस्पेक्ट आप ले लेंगे। तो जब आप यहाँ पर पी के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर पी के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये रह जाएगा सिर्फ 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया 1, तो सिंपल ये चीज रह जाएगी। आगे 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो सिर्फ पहली जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो अब आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। इसी तरह यहाँ पर इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, आएगा 6p माइनस 6, तो नीचे है 3 फैक्टोरियल, ऊपर से 6 कॉमन आ जाएगा, तो नीचे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा p माइनस 1 इंटू दिस। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये रह गया डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। अच्छा अब देखें यहाँ पर 1 ओवर एच ये कौन सा, एक 1 ओवर एच ये है और एक क्वेश्चन नंबर 3 में 1 ओवर एच पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। तो इसलिए यहाँ पर 2 मरतबा 1 ओवर एच आपको नजर आ रहा है।
ये 1/h आ गया। डेल्टा स्केयर वाई नोट p-1 डेल्टा क्यूब वाई नोट। अब ये जो डेल्टा 4 वाई नोट के साथ ये वाली टर्म है, ये टर्म यहाँ पर तो मैंने रिप्रेजेंट नहीं की, यहाँ पर तो ऐसा नहीं आया, तो मैंने फोर्थ डिफरेंस है वो यहाँ पर नहीं लिखा। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक्सटेंड कर दें, तो अगर इसका चौथा ऑर्डर के साथ लिखें तो आप जानते हैं वैसे बनेगा p/p-1 p-2 p-3 ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा 4 वाई नॉट। तो आप इसके डेरिवेटिव यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप यहाँ पर इससे सारी सी बातें करेंगे तो फिर ये होगा। तो अब इसका चौथा डेरिवेटिव, मतलब चौथे ऑर्डर के साथ ये जो कोएफिशिएंट है p, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपल ये चीज आपके पास आ जाएगी इधर से, ठीक है। अब वही चीज है कि मुझे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए होगी एट द बिगिनिंग, और बिगिनिंग पर x जो है वो x नॉट के बराबर है। जब x को x नॉट पुट करेंगे तो p आप जानते हैं 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे? p का फार्मूला है x माइनस x नॉट ओवर h। तो x की वैल्यू कितनी है? x नॉट के बराबर, x जो है वो x नॉट के बराबर है। तो ये आप यहाँ से देखें p की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो अब जहां जहां पर b है वहां पर 0 पुट कर देंगे, पहली टर्म ये बच जाएगी। यहाँ पर p 0 पुट करेंगे, ये आएगा माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और यहाँ पर p 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली मैंने लिखा है कि अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव मालूम करें तो थर्ड डेरिवेटिव सिंपल ये आपके पास आएगा, इसका डेल्टा क्यूब था। देखें, जब आप याद रखें, जब सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेकंड डिफरेंस से शुरू होगा। ये जब थर्ड डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, थर्ड डिफरेंस से स्टार्ट होगा। ये आएगा थर्ड डिफरेंस माइनस 3/2 डेल्टा 4 वाई नॉट। अब ये डायरेक्ट कहाँ से 3/2 है, ये बीच में आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने क्या कर लिया, ये डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर लिया है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया, और थर्ड डेरिवेटिव का जो फार्मूला वो ड्राइव कर लिया। अब इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अल्टरनेटिवली इन फार्मूलों को ड्राइव करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑन पेज नंबर 169, ये पेज नंबर 169 मेरे जो नोट्स हैं उसके हवाले से है। मतलब आप क्या करेंगे, आप तो इस तरह नहीं लिखेंगे पेज नंबर 169, आप लिखेंगे कि वी नो डैट, आपने शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ा हुआ ई होता है स्मॉल ई रेज़्ड टू पावर एच डी, और डी क्या है, ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। दोनों तरफ आप लॉगरिथम अप्लाई कर दें, आ गया log ऑफ ई इज इक्वल टू log ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एच डी। यहाँ से ये आ जाएगा, जब इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे ये सिंपल आएगा, एच डी शुरू में आ जाएगा, और ये आ जाएगा log ऑफ स्मॉल। ये आप जानते हैं कि ई का जो लॉगरिथम है वो आपके पास 1 के बराबर है, ये आपके पास एच डी रह जाएगा यहाँ पर। अब अगली चीज ये भी है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर ई जो है ये 1 प्लस डेल्टा के बराबर होता है। डेल्टा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर ई की जगह आप log 1 प्लस डेल्टा पुट कर देते हैं, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1/h log ऑफ 1 प्लस डेल्टा। अब ये जो 1 प्लस डेल्टा है ये आपने मैक्लॉरियन सीरीज या टेलर सीरीज भी आप कह सकते हैं। 1 प्लस एक्स की जो मैक्लॉरियन या टेलर सीरीज है वो आपने पढ़ी हुई है, वो होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स की जगह डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा क्यूब बाई 3 माइनस डेल्टा 4/4 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा ये। अब आपने यहाँ पर दोनों तरफ कर लिया स्क्वायर, डी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। अब स्क्वायर कैसे ओपन करना है, यहाँ पर देखें दो टर्म का आप स्क्वायर लेना है। पहले इन दोनों का स्क्वायर करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर। तो प्लस b के स्क्वायर में आएगी टर्म ये वाली डेल्टा की पावर 4/4, फिर आगे आएगा -2 डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा डेल्टा क्यूब। अब ये डेल्टा 4 वाली रकम ये वाली है, और एक डेल्टा 4 इधर भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद इधर एक डेल्टा क्यूब ये बचेगी रकम, और एक डेल्टा क्यूब वाली ये वाली रकम बचेगी। अभी फिलहाल इन दोनों का किया है, या फिर ऐसे है कि कम से कम फिर आप ऐसा करें, आप ये 4 रकमें आपको जो नजर आ रही हैं इनके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ये
स्केयर ओपन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरह नजर आएगी सारी, ठीक है। अब इसी तरह ही अगर आप इसका डेल्टा डी क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, डी क्यूब, अच्छा देखें और तरीका कार भी है, अगर आप स्केयर नहीं ओपन करना चाहते हो, इसमें शायद आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, भाई इसी को इसी से मल्टीप्लाई करवा दें, आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई करवा दें, पहले डेल्टा को पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर डेल्टा स्केयर बाई 2 इस रकम को पूरी से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर डेल्टा क्यूब बाई 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर डेल्टा 4 को इससे मल्टीप्लाई करें। इन 4 रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद 16 रकमें बनेगी, ठीक है। उन 16 रकमों को प्लस माइनस कर लेंगे ना, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा। डी क्यूब निकालने के लिए इसी तरह इन टर्म्स को दोबारा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ इस तरह आ जाएंगी आपके पास सारी, ठीक है। नाउ अप्लाइंग दीज आइडेंटिटी टू वाई नॉट। अब मुझे चाहिए क्या असल में, मुझे चाहिए डेरिवेटिव, मतलब आप देखें इन फार्मूला में ये लिखा हुआ वाई नॉट, इनमें वाई नॉट पर इनको अप्लाई कर दें, वाई नॉट पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बेटा आएगा डी वाई नॉट आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये सारा वही चीज आ जाएगी। डी स्क्वायर वाई नॉट आपके पास होता है सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, ये सारी चीज आ जाएगी। ये मतलब क्या किया मैंने जस्ट ये जो फार्मूला ड्राइव किए इनके साथ वाई नॉट जोड़ दिए यहाँ पर, वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट। तो आप गौर करें कि यहाँ पर आपने इस तरीके से अब डेरिवेटिव मालूम किए हैं, ये वाले डेरिवेटिव्स की इक्वेशन बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 to 7 आप ऊपर मालूम करके हैं, चेक कर लें, ये वाले फार्मूले बिल्कुल वही हैं जो आप बेटा जी यहाँ पर ये 6, 7 और 5 में या सॉरी 4 में आप मालूम करके आ रहे हैं, ये ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं अब गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके ऊपर थोड़ी सी जरा मैंने टाइम चूंकि ज्यादा लगाया, अब आगे चूंकि कुछ चीजें सारी सी बातें बेसिक थी वो आपको बताना जरूरी थी। अब गॉस बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में कुछ चीजें ऑलरेडी ही मतलब मैं बता चुका हूँ, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। अच्छा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, शायद मैंने गोज कहा तो गोज नहीं है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में आप जानते हैं उसका फार्मूला ये होता है y इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी टाइम डेल्टा वाई एन, डेल्टा नहीं सॉरी डेल ऑपरेटर या नेबुला से बोलते हैं, ये फार्मूला इसका। इस सूरत में p आप जानते हैं x माइनस एक्स एन ओवर एच है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द टेबल होता है तो यहाँ पर x माइनस एक्स नोट नहीं करते, एक्स एन करते हैं। मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के लिए आप जानते हैं चेन रूल का इस्तेमाल करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है डी वाई ओवर डी पी, डी पी ओवर डी एक्स। डी पी ओवर डी एक्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ 1 ओवर एच के बराबर है। अब मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी पी। डी वाई ओवर डी पी निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम पी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। पी के विद रिस्पेक्ट जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें यहाँ पर वाई एन कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, पी का डेरिवेटिव 1 आ गया तो ये डेल वाई एन आ गया। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी बनेगा, पी स्क्वायर प्लस पी का डेरिवेटिव आएगा 2p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन। अच्छा ये जो फोर्थ है ये आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को। फोर्थ में जब आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये असल में मैंने लिखा हुआ है, ये वाइटनर मैंने इस्तेमाल किया है नोट्स में, क्योंकि ये नोट्स 19 साल पुराने हैं जी। ये 4p क्यूब प्लस 18p का स्क्वायर प्लस 22p प्लस 6 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4yn, ठीक है। ये डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज आएगी, ठीक है जी। इसी तरह जब आप इसके फिफ्थ डेरिवेटिव का फिफ्थ डिफरेंस जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 5p रेस्ट पावर 4 40p क्यूब प्लस 105p स्क्वायर
प्लस 100p प्लस 24 ओवर 5 फैक्टोरियल और साथ आएगा del 5yn। ठीक है, ये अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, p निकालना है एट x इज इक्वल टू xn के ऊपर। तो ये मेरे पास p का फार्मूला है, इसमें x की जगह xn पुट करेंगे तो p फिर 0 हो जाएगा सारा आपके पास। x की जगह xn पुट किया, xn माइनस xn ओवर h, 0 ओवर h 0, p 0 आ गया। जहां जहां पर p है वहां पर 0 पुट कर दें, पहली टर्म आएगी del yn, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल del स्क्वायर yn, ये रह जाएगा 0 0 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 2 ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1/3। इसी तरह यहाँ पर पुट करेंगे, ये रह जाएगा 1/4। देखो ये बनेगा 6 ओवर 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, 6 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 6 को 24 से कैंसिल करेंगे 1/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये आ जाएगा 24 ओवर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 24 को 120 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/5। ये सारी चीज आपके पास आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 2, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और किस तरह डिफरेंशिएट करना है मैं अभी आपको जैसे ऊपर बता के आ चुका हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है। सेकंड डेरिवेटिव आप जानते हैं ये होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स डी वाई का दोबारा डेरिवेटिव आ गया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर डीपी से डिवाइड किया, डीपी से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला जो डी एक्स है यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, यानी ये सारी चीज इस तरह आ गई। अब डीपी ओवर डी एक्स यहाँ पर किसके बराबर है, 1 ओवर एच के बराबर है, ये 1 ओवर एच बाहर आ गया, ये सारी चीज आ गई। अब ये क्या शो कर रहा है, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव चाहिए, किसके लास्ट से, पी के विद रिस्पेक्ट। तो ये मैंने 1 ओवर एच आ गया ये वाला, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये निकालिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो इसमें पहले ही ऑलरेडी 1 ओवर एच है, बिल्कुल वही जैसा हमने पीछे किया वही चीज सारी है। यहाँ पर 1 ओवर एच वो वाला आ गया, और अब इसका दोबारा डेरिवेटिव आप ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपने डेरिवेटिव लेना ना, वो इस टर्म का नहीं लेना, मतलब उसका लेना है जिसमें पी आ रहा है। ये है आफ्टर जब आप पुट कर देते हैं और पी 0 हो जाता है, ये फाइनल डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन के ऊपर। आपने जब दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो उस टर्म का लेना है जिसमें अभी आपने पी की वैल्यू 0 पुट नहीं की, यानी जिसमें पी इन्वॉल्व है उसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेना आपने पी के विद रिस्पेक्ट दोबारा, ये ख्याल रखिएगा। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2p का डेरिवेटिव 2 हो गया, तो ये 2 ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया 1। इसी तरह यहाँ पर 3p स्क्वायर का डेरिवेटिव 6p, 6p प्लस 6, बिल्कुल वही चीजें हैं, सिर्फ थोड़े से साइन चेंज होंगे। तो ये आपके पास मोहतरम कुछ इस तरीके से आ जाएंगे इसमें, तो 6p प्लस 6 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये सारी चीज आ जाएगी। फोर्थ डेरिवेटिव ये आ जाएगा, फिफ्थ डिफरेंस के साथ p की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये रह जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई एन डेल्टा क्यूब वाई एन 11/12 प्लस 5 ओवर 6 डेल्टा 5 वाई एन। ठीक है, ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, फिर वही प्रोसीजर होगा थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव अगर आपने निकालना तो आप इस तरह लिखोगे d3 वाई ओवर डी एक्स 3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा यहां पर डीपी से डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। डीपी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डीपी ओवर डीएक्स, डीपी ओवर डीएक्स हो जाएगा 1 ओवर एच के बराबर, 1 ओवर एच शुरू में आ गया, ये आ गया डीपी ओवर डी ओवर डीपी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या निकाली है, इसकी वैल्यू ये वाला टेबल है यहाँ पर, ये जहां पर p इक्वल टू 0 से ऊपर पुट करने से पहले, यानी ये वाला, ये इसकी वैल्यू 1 ओवर एच स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, और 1 ओवर एच स्क्वायर के साथ सामने साथ ये सारी ब्रैकेट आएगी ये वाली। इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आप, डेरिवेटिव लेने के बाद ये सारी चीज आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थर्ड डेरिवेटिव की जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट आपके साथ शुरू इसलिए की है कि क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव जो है उसका कम और बेशी पूछा जाता है कि आप तीसरा डेरिवेटिव निकालें, ज्यादा से ज्यादा पहला या दूसरा। लेकिन वो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि फॉर द सेफ साइड अगर थर्ड डेरिवेटिव कहता है तो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर डेरिवेशन में कहता है तो फिर ड्राइव कैसे करना है, और अगर वो डेरिवेटिव भी कहता है टेबल में से वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है, तो फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह ही इसके इन तीनों डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें मैंने ऊपर भी आपको अल्टरनेटिव मेथड बताया, ठीक है, आप शिफ्टिंग और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर भी इसको ड्राइव कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि अगर 1 माइनस डेल जो है ये ई रेस्ट पावर माइनस 1 के बराबर होता है। ये भी जानते हैं कि ई का इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस एच डी के बराबर है। कैसे, वो आपने ऊपर अभी पढ़ा, ई जो है वो एच डी ई रेस्ट पावर एच डी के बराबर है। दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे, आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 ई रेस्ट पावर माइनस एच डी। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं, ये लॉग इस तरह आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इसको आप लिख लेंगे पावर को शुरू में, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर लॉग आप नेचुरल लॉग वाला ही कंसीडर कर लें, ln ई 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि शायद लॉग जो है वो बेस 10 का है। आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, आंसर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अच्छा, उसके बाद जनाब मोहतरम ये इस पर फिर वही लॉग वाला जो ऊपर अभी मैंने आपको मैक्लॉरिन सीरीज बता के आया था लॉग की, यानी ये वाली ये इसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। एक्स की जगह यहाँ पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्या फार्मूला है, ये आएगा माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस जो भी यहाँ पर नंबर है सेकंड नंबर उसका क्यूब ओवर 3, फिर माइनस फार्मूले का, फिर जो भी सेकंड नंबर उसकी पावर 4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस डेल, इसका स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म हो गया, ये माइनस डेल स्क्वायर रह गया। यहाँ पर क्यूब होने की वजह से माइनस खत्म नहीं होगा, ये इस तरह माइनस डेल क्यूब आ जाएगा। ये सारी इस तरह आ जाएगी चीजें। माइनस कॉमन निकाल लें इधर से आप, ये इस तरह आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने का मतलब फिर वही है कि आप इसी रकम को इन्हीं से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये चीजें आ जाएंगी। 4 हैं ये, इन्हीं चारों को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ना आप, तो 16 रकमें बनेंगी। उन 16 रकमों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद कुछ इस तरह की रकमें आपके पास आ जाएंगी। आप करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। सिमिलरली डी क्यूब निकालना है तो इसी को दोबारा फिर इसी डी से मल्टीप्लाई करवा दें, इन्हीं 4 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये डी क्यूब आ जाएगा। इन डी क्यूब के ऊपर आपने वाई एन अप्लाई कर देना, तो अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आएगा फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल, फिर आपके पास आएगा इसका थर्ड। आप गौर कर सकते हैं, विच आर सेम एज टू क्वेश्चन नंबर 3 to 5। अच्छा जी, 2 फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए। अब जरा नमाज का टाइम हो गया, जानों का टाइम हो गया, तो मैं पहले नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। नेक्स्ट बेटा अभी हम यहाँ पर स्ट्रिंग फार्मूला जो है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्ट्रिंग फार्मूला है वो आपके पास होता है जी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी ओवर 1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 ओवर 2। यानी ये जो फार्मूला है आपका यहाँ से यहाँ तक, दिस फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रिंग फार्मूला। अब इस फार्मूले में मुझे डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव निकालने के लिए वही चेन रूल इस्तेमाल किया, डी वाई ओवर डी पी, डी पी ओवर डी एक्स। डी पी ओवर डी एक्स 1 ओवर एच के बराबर है, यहाँ पर आपने 1 ओवर एच लिखा, डी वाई ओवर डी पी आ गया। डी वाई ओवर डी पी निकालने के लिए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी लेंगे आप, इसका पी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, वाई नॉट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पी का डेरिवेटिव 1 आ गया, पहली टर्म ये बन जाएगी आपके पास। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p आ जाएगा, 2p 2 और 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, यहाँ रह जाएगा p इंटू डेल्टा स्क्वायर बाय माइनस 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर ये आ जाएगा p क्यूब माइनस p, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे आएगा 3p का स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, मैंने कैंसिल कर दी है नंबर वगैरह। अब जब आप x इज इक्वल टू एक्स नोट लेंगे तो p आप जानते हैं यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ जहाँ जहाँ p है वहां पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी। यहाँ पर p 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर p 0 पुट करेंगे, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, यानी जो इवन ऑर्डर डिफरेंस है वो खत्म हो जाएंगे यहाँ से। तो अब आपके पास ये रह जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एक्स नोट इक्वल आ जाएगा 1 ओवर h डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल।
डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू ओवर टू, फिर डेल्टा 5 आएगा वाई माइनस टू, जहाँ पर ये एंड वाला खत्म होता है वहां से देखें ये शुरू हो जाएगा आगे -3, यहाँ पर -1 पर एंड वाला खत्म हुआ तो यहाँ पर -1 से शुरू हो गया। तो ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। आगे फिर दोबारा मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव को फिर वही उसी तरह पी से डिवाइड, पी से मल्टीप्लाई, dp ओवर dx आ गया 1 ओवर h के बराबर, d ओवर dp dy ओवर dx आ गया। dy ओवर dx का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू p निकालना है। तो किस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे? वो वाली इक्वेशन जहां पर आपने भी p0 नहीं पुट किया, यानी ये वाली। इस इक्वेशन का दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो p के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 6p ओवर 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, आएगा 6p का स्क्वायर -1 ओवर 12। तो ये आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद ये कुछ चीजें इस तरह आ जाएंगी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में, 6p ओवर 6। अच्छा, यानी यहाँ पर ये भी मैंने डेरिवेटिव ये ओपन किया, ये मैंने पहले सारी पिछली वाली वैल्यू दोबारा यहाँ लिख ली है सारी। अच्छा जी, अब फिर वही p0 पुट कर दिया, p0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा फैक्टर, यहाँ पर p0 पुट करेंगे -1 ओवर 12 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में आप देखेंगे ऑड ऑर्डर जो डिफरेंस है ना वो खत्म हो जाएंगे, इवन ऑर्डर रह जाएंगे। डेल्टा स्क्वायर रह गया, डेल्टा 4 रह गया, इसी तरह डेल्टा 6 इसमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ओपन कर लेंगे तो डेल्टा 6 ये आपके पास आ जाएगा 1/90 डेल्टा 6 वाई माइनस क्यूब। सिमिलरली अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव में फिर ये तीसरा ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑड ऑर्डर डिफरेंस बचेंगे। देखें जब आपका डेरिवेटिव होगा ना ऑड ऑर्डर होगा डेरिवेटिव, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में आपके पास हमेशा ऑड ऑर्डर डिफरेंस आएंगे, ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस। और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में इवन ऑर्डर डिफरेंसेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो हमने 3 फार्मूले ड्राइव किए हैं ये उनकी समरी है आपके पास। ठीक है, एक पेज के ऊपर, ताकि आप इन फार्मूलों को लिखने में आसानी रहे आपको याद करने में। फर्स्ट डेरिवेटिव न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये रहा, थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला ये रहा आपके पास, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, डेरिवेटिव बाय स्ट्रिंग फार्मूला। चलिए, ये अब आपने 3 जो फार्मूला को ड्राइव कर लिया है। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ अ टेबुलेटेड फंक्शन। डिफरेंशिएटिंग न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये मेरे पास यहाँ पर न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसका जब आपने डेरिवेटिव लिया था dy बाई dx, तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकला था। अब यहाँ पर ये लाजमी नहीं कि सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, ये न्यूटन बैकवर्ड भी हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। मेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह निकालनी है जब आपको एक टेबल गिवन दिया होगा। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने जो कैलकुलेट किया तो ये है। वी नो दैट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग। सबसे पहले आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए कैलकुलस आपने पढ़ी है, आप सबसे पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये निकाला है ऊपर, ये सारी चीजें इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 1 ओवर h, ये तो 0 नहीं हो सकता, ये सारी चीज 0 के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर हेंस बाय कीपिंग अप टू थर्ड डिफरेंस, मतलब मैं सब समझाने के लिए तीसरे डेरिवेटिव तक, तीसरे डिफरेंस तक इसको लेके चल रहा हूँ, वैसे तो इनफाइनाइट चल रहा है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को p के लिए सोल्व करना है, यानी ये एक इक्वेशन बनेगी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन p। यहाँ पर सारी बात इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा क्यूब बाय नॉट की डेल्टा स्क्वायर बाय नॉट, ये कांस्टेंट नंबर है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी p की शक्ल में आ जाएगी। अभी जब p की शक्ल में आएगी, solving this for p by substituting this which we get from the difference table we get x। यहाँ से अब आपने क्या करना है, जब जो p निकलेगा ना उस p को आप इसमें पुट करेंगे x नॉट प्लस एक्स एच में। ये फार्मूला कैसे है,
ये फार्मूला कोई नया नहीं है, आपने जानते हैं पी का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालें वो आएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू गिवन होगी, एक्स नॉट आपके पास गिवन होगा, एच भी क्वेश्चन में गिवन होगा, p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक x निकलेगा, उस x के लिए हम y निकालेंगे टेबल से देखकर। ठीक है, तो उससे टेबल से देख के पता लगेगा कि कौन सा जो y है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, नहीं जी, आप आ गए आप अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ये अब आपकी विद्यामूर्ति की बुक में, ये मेरे पास बुक है, मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको। ये 9.1 एग्जांपल है आपकी इसमें। फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1.5 इफ ये टेबल आपके पास गिवन है। तो ये टेबल मेरे पास गिवन है, आपने फंक्शन की पहले दूसरे तीसरे डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करनी है x इज इक्वल टू 1.5 के ऊपर। आपने ये देखना है कि x इज इक्वल टू 1.5 जो है ये टेबल के स्टार्ट में है या एंड में है या मिडिल में है, ये तीन चीजें आपने देखनी है। मिड में है, स्टार्ट में है या एंड में है। We have to find the derivative at the point x is equal to 1.5 which is at the beginning of the given data। beginning के स्पेलिंग में होता है जैसे ही कर लीजिएगा, given data के ऊपर। therefore we use here the derivative of Newton forward interpolation formula। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि जब भी बिगिनिंग और होगा तो आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप जानते हैं कैसे बनता है। ये सबसे पहले मोहतरम आपने यहाँ पर टेबल बनाना है, x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4.5। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाटा चेक करना पहले इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर वैल्यू के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 0.5 है, यहाँ पर भी 0.5 है। इसका मतलब यह है कि आप जो डिफरेंस टेबल बनाएंगे वो इक्वली स्पेस्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बिगिनिंग के लिए। अगर ये अनइक्वल होता है तो फिर मैं आगे अभी जाकर बताऊंगा फिर क्या करना था आपने। ये y की वैल्यूज है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखें एक एक लाइन छोड़कर ये लिखा हुआ है, आप भी पेपर में इस तरह कीजिएगा। ठीक है, उसकी वजह कि सबसे पहले आपने डेल्टा y मालूम करना है। डेल्टा y कैसे मालूम करते हैं, आप सेकंड में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस इधर लिखेंगे। यानी कि ये कैसे आया है, ये आपने 7 में से माइनस कर दिया है 3.375 को, तो ये बनेगा 3.625, ये आ गया। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 13.625 में से 7.00 को माइनस करेंगे 6.625 आ जाएगा। 24 में से इसको माइनस करेंगे 10.375 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 14.875। 59 में से 38.875 को माइनस करेंगे 21 पॉइंट, ये आ जाएगा। आगे अब आप सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, वो आप जानते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, इनके दरमियान में एक एक लाइन छोड़ के लिखें, 3 आ गया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 4.5, फिर ये डिफरेंस इन दोनों का ये आ गया। आगे थर्ड डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये हर अगली में से पिछली को माइनस करना है, ये याद रखिएगा। 4.5 में से 3.75 को माइनस किया 0.75, ये भी 0.75। अच्छा जी, आगे बेटा देखें, यहाँ पर जो थर्ड डिफरेंस है उसमें तमाम वैल्यूज ये 0.75 आ जाएंगी। तो थर्ड डिफरेंस यानी कि हो गया कांस्टेंट। चौथा डिफरेंस जारी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर ये भी डिफरेंस 0 हो जाएगा, पांचवा भी 0 हो जाएगा। अब निकला तो ये पांचवें डिफरेंस तक है, लेकिन चूंकि इसके चौथे और पांचवें डिफरेंस की जो वैल्यूज हैं वो 0 है, तो इसका मतलब है मैं जो फार्मूला है वो सिर्फ थर्ड डिफरेंस तक इस्तेमाल करूंगा न्यूटन फॉरवर्ड का। अब न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले के मुताबिक हमें जरूरत पड़ेगी एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ पर देखें एक्स नॉट ये पहली वैल्यू है, ये वाई नॉट है। अब ऊपर की जो हर कॉलम में जो ऊपर की टॉप वैल्यूज है ना, ये वाई नॉट के साथ अटैच है। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डेल्टा वाई नॉट है, ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट है। बस अब आपने थर्ड डिफरेंस तक जो है ना अपना टेबल बनाना, फार्मूला लगाना है। ये तमाम वैल्यूज आ गई। एच यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है। एज वी नो दैट न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है थर्ड डिफरेंस तक 1/h डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट। अच्छा, यहाँ पर देखें इस फार्मूले में मैंने पी जो है ना, पी नहीं लिखा क्योंकि मेरा जो एक्स नोट है 1.5 बिल्कुल टॉप ऑफ द
टॉप ऑफ द टेबल है, ये टॉप ऑफ द टेबल यहाँ पर है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके पहले डेरिवेटिव के लिए, वो वाला फार्मूला जिसमें पी नहीं है, मतलब यहाँ पर पी आपने जीरो पुट करके बनाया था ना फार्मूला, लास्ट फार्मूला, यानी ये वाला ये फार्मूला जो आपने इस्तेमाल किया है, ये इसको इस्तेमाल करना है आपने विदाउट पी। कुछ के अभी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं पी यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, बताऊंगा कि वो कब करना है आपने पी इस्तेमाल। अब यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.75। तो पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 4.75। अब आगे आपने इस्तेमाल करना है सेकंड डेरिवेटिव अप टू थर्ड डिफरेंस तक। सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला अप टू थर्ड डिफरेंस तक ये होता है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट। वैल्यूज आपके सामने ऊपर में बता चुका हूँ। एच की वैल्यू 0.5 है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आएगा 3 माइनस 0.75। सोल्व किया, 9 आंसर आ गया सेकंड डेरिवेटिव का। अगला है थर्ड डिफरेंस, थर्ड डेरिवेटिव फॉर अप टू थर्ड डिफरेंस, वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू बनेगी, यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर 6 के बराबर आ गया। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल 9.2 है, कहते हैं दी पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेंसस डाटा इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 1981। 1981 में जो आपने ग्रोथ बनेगी पॉपुलेशन की, रेट ऑफ ग्रोथ यानी डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, आप जानते हैं डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बताना है इन द ईयर 1981। हियर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट 1981 व्हिच इज नियर द एंड ऑफ द टेबल। अब आप ये देखें टेबल के एंड के करीब है ये, ठीक है। तो अब एंड के करीब है, बिल्कुल एंड नहीं है, यानी कि 1991 नहीं कहा उसने। Hence we use the derivative of a Newton backward difference formula. The table of the differences as follow. सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस टेबल बनाएंगे, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगा। तो इसमें तो हम निकालेंगे डेल। तो ये आ गया मेरे पास तमाम वैल्यूज, ये y की वैल्यूज आ गई। तो डेल वाई आपने निकालना सबसे पहले, कैसे निकलेगा, वही इन दोनों का डिफरेंस, ये आपके पास आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, फिर 77.21 में से इसको माइनस किया 18.40, ये सारा डिफरेंस आपने निकाल लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर वाई में आ गया, फिर ये डिफरेंस डेल्टा क्यूब वाई, और लास्ट आपके पास डेल्टा 4 आया आ गया। अब यहाँ पर एक और बात पर गौर करें कि मुझे वैल्यू निकालनी है 1981 के ऑपोजिट। उसने अगर 1991 कहा होता तो फिर मेरी यहाँ पर वैल्यू होती, मतलब कहने का मकसद गौर से देखिएगा, मैं बताता हूँ अभी कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मेरे पास है लास्ट वैल्यू xn, ठीक है, xn ये हो गया yn, इसके ऑपोजिट ये जो लास्ट वैल्यू चलेंगी ना हर कॉलम में, ये होगी डेल yn, ये होगा डेल स्क्वायर yn, ये होगा डेल क्यूब yn, ये होगा डेल 4yn। पहली बात तो ये हो गई, आपको पता चल गया कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगली बात सुने, पहला डेरिवेटिव क्योंकि हमने रेट ऑफ ग्रोथ मालूम करना है, इसका मतलब सिर्फ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है। वी नाउ डेट द फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब यहाँ पर देखो, इस फार्मूले में मैं यहाँ पर पी को यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, मैं यहाँ पर पी के बगैर वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहा। सुने, बात को गौर से समझिएगा। अब ये चीज है जो मैं ऊपर आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने पी को क्यों इस्तेमाल किया और ऊपर वाले में क्यों नहीं मैंने पी के बगैर इस्तेमाल किया। यानी यहाँ पर आप गौर करें कि इस मरतबा मैं ये वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, और ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है। भाई ये एक फार्मूला है डेरिवेटिव मालूम करने का, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला पी से इंडिपेंडेंट है, इसमें देखें पी नहीं आ रहा। भाई इसमें पी क्यों नहीं आ रहा, असल में इसमें ऐसा आपने किया था जब आपने डेरिवेशन की थी तो आपने पी मालूम किया था x माइनस एक्स एन ओवर एच से, ऐसे ही है आपका। मैंने कहा था ये पी जीरो हो जाएगा जब x की वैल्यू एग्जैक्टली एक्स एन के बराबर होगी, लेकिन इस मरतबा आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो x की वैल्यू 1991 पर नहीं है, 1981 पर है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि आपके पास एक्स एन जो है, ये असल में ये वाली वैल्यू है एक्स एन माइनस 1 की, ठीक है, और ये है एक्स एन, तो यहाँ पर जब x और xn मतलब आपका x xn के बराबर नहीं है, ऐसी सूरत में बेटा आपने फिर पी सा निकालना है, फिर आपने पहले डेरिवेटिव वाला जो फार्मूला इस्तेमाल करना है ना, मतलब जो आपने
इस मरतबा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है वो वाला करना है जिसमें पी आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर एक्स एन कहता है 1991 के ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं विदाउट पी उसको लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने 1981 का अपोजिट कहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन 1981। पी की वैल्यू होगी एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, ये एच है। एक्स की वैल्यू 1981 पुट कर दी, एक्स एन 1991 है, एच की वैल्यू 10 है, -1 आ गया, ऊपर रह गया -10 ओवर 10, आंसर आया -1 के बराबर। तो पी की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी, पी की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें पी आ रहा है, ठीक है। अब बाकी सारा काम क्लियर है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर -1 पुट कर दें और डेल्टा वाई एन, डेल्टा स्क्वायर वाई एन, डेल्टा क्यूब वाई एन, हर जो वैल्यू चाहिए हमें उसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अच्छा जी, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो वो भी समझ रहे हैं कि अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 164। इसका मतलब ये है कि अगर पहले साल पॉपुलेशन 100 थी तो अगले साल पॉपुलेशन हो जाएगी 64%, ठीक है। इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। चलें आगे चलते हैं। कहते हैं ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ f-90 यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला टू द फॉलोइंग डाटा। अब 90 के ऊपर आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, ठीक है। अब देखें आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द डाटा, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी बताएं, जो सा भी इसमें फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएं डाटा से क्या निकलती है। अब आप देखें मैंने लिखा है सिंस x इक्वल टू 90 इज इन द मिडल ऑफ द टेबल, ये दरमियान में है। सो वी यूज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग फार्मूला। देखिए उसने एक तो मेंशन कर दिया कि आपने स्ट्रिंग फार्मूला इस्तेमाल करना है, अगर वो मेंशन ना भी करे तो ये बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर में जो फार्मूला भी हमने पढ़ा है वो है जी स्ट्रिंग फार्मूला, ठीक है। तो स्ट्रिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिंग फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला स्ट्रिंग फार्मूला ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाना है। टेबल बनाएंगे, ये आ गया 60, 75, 90। आपका सबसे पहले गौर किया करें टेबल जो वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है। ये इक्वली स्पेस्ड डाटा है। सबसे पहले डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा जी, 38.2 माइनस 28.2, ये आ गया 10। 43.2 में से 38 निकाल दिया 5। हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को निकालते गए, माइनस करते गए, ये आपके पास टेबल बनता गया। 5 में से 10 निकाला -5, -2.3 में से 5 निकाला -7.5। फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर याद रखें, एक एक वैल्यू लाइन छोड़ के लिखें। आप देखें मैंने हमेशा लाइन छोड़ के लिखा हुआ। फिर ये आपके पास यहाँ पर आ गया 8.7। अब और करें कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये मेरा x0 है तो इसके ऊपर ये x-1 है, ये x-2 है, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ पर है y0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y0, डेल्टा y-1। तो अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज आपके सामने है। डेल्टा y ये x0 90 आ गया, y0 43.2, डेल्टा y0 की वैल्यू -2.3 आ गई, डेल्टा y0 -2.3 आ गई, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये तमाम वैल्यूज देख रहे हैं वहाँ से। ये देखने के बाद बस जस्ट आपने क्या करना है, अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट करनी है, सोल्व करनी आ जाएगा। अब मेन काम ये है, नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टेबुलर फंक्शन वी प्रोसीड एज। स्ट्रिंग फार्मूले को देखिए, ऊपर जो फार्मूला लिखा है वो डेरिवेटिव का फार्मूला है। मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू जो स्ट्रिंग फार्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, yx इज इक्वल टू yx0 प्लस ph y0 प्लस p/2। ये सारा फार्मूला है आपका स्ट्रिंग फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो जो सी चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए वो पुट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम द टेबल वी गेट आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन। ये आपके पास भाई यहाँ पर देखो, जब आपने फंक्शन मालूम करना ना, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर आपने पी नहीं पुट करना अब, ठीक है। आपकी इक्वेशन बनेगी इन टर्म ऑफ एक पॉलिनोमियल बनेगी इन टर्म ऑफ पी। गौर से देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर पी नहीं पुट करना। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है आपने, जब भी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने पी
को नहीं वहां पर पुट करना, ठीक है। आपने पी की ऐसी वैल्यू मालूम करनी है, वो असल में क्रिटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। उसी क्रिटिकल वैल्यू ने तो आपको बताना है कि फंक्शन कहाँ कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमम होगा। तो यहाँ पर पी नहीं पुट करना आपने। तो ये तमाम वैल्यू पुट करने के बाद ये जो आपके पास चीज बनती है, मतलब यहाँ पर ये नीचे वाली, ठीक है, इसको अब आपने इसका लेना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू पी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई पी में। फॉर अ क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हैं डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, इसको जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बाय यूजिंग फार्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद पी की दो वैल्यू आई 6.9803 और 0.1409। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू एलिजिबल है। तो आप जानते हैं पी का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, इनके कब स्ट्रिंग फार्मूले में। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 90 मिडल में थी, एक्स नॉट कितना है, शुरू में स्टार्टिंग में 60 है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखी मैंने 90 और उधर इसको रखा मैंने 60। अच्छा, ये 90 माइनस 60 एच 15 का 13/15 ये 2 आ गया। आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है पी की इससे बड़ी है। आपका ये वाला जो पी निकला है ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपकी जाएगी आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ पी, ये जो दूसरी वैल्यू है 0.1409, ये आपकी वैल्यू है वो परमिसिबल है, एडमिसिबल है ये। अब इस पी की वैल्यू के अपोजिट आपने एक्स मालूम करना है। तो एक्स मालूम करने का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच, ठीक है। एक्स नॉट कह रहा हूँ, ये एक्स डैश, मतलब वो वाला नंबर जिसके ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये 90 आ गया, पी की वैल्यू 0.1409 आ गई, एच 15 है, सॉल्व किया, एक्स की आ गई वैल्यू 92.1135। ये इस एक्स की वैल्यू को and the maximum value of y is obtained by putting p is equal to 0.1409। ये वो इस पर फंक्शन की निकलेगी वैल्यू मैक्सिमम इस नंबर पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, इस p की वैल्यू को अब आप अपने फंक्शन में पुट करें। ये जो यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया, ये यहाँ पर p पुट कर दें। अब आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप इसे सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 43.27, ठीक है, 43.27। तो अब आप गौर करें कि अगर आप क्वेश्चन में गौर करें जाके, क्वेश्चन में एफ ऑफ 90 का जो आंसर दिया हुआ उसने टेबल में, वो निकलता है 43.2, जबकि आपने जो कैलकुलेशन करके बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन तो पता नहीं है यहाँ पर, तो आपने जो अप्रोक्सीमेट आंसर बताया वो 43.27 है, और वो कितना है 43.2 है। तो ये देखें तकरीबन तकरीबन करीब करीब है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जनाब मोहतरम यहाँ पर एग्जांपल। आई होप अब यहाँ तक आपको स्ट्रिंग फार्मूले से न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड के जो डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस हैं, आई होप कि ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेसल फार्मूले की तरफ, बेसल फार्मूले के डेरिवेटिव। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव to find the derivative of the function by using बेसल फार्मूला। सबसे पहले हम बेसल फार्मूला जानते हैं। ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ से आपके कंप्लीट ये बेसल फार्मूला। अब मुझे डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी चाहिए। वही टेक्निक है कि ये मैंने कहाँ तक लिखा है इस फार्मूले को, 6th डिफरेंस तक लिख दिया है। पी आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स निकालने का तरीकाकार यहाँ पर डी वाई ओवर डी पी ओवर डी एक्स, यानी चेन रूल वाला लगाया। फिर डी पी ओवर डी एक्स आप जानते हैं 1 ओवर एच के बराबर है, तो ये आ गया 1 ओवर एच डी वाई ओवर डी पी। अब फिर वही जिसे हम पहले करते जा रहे हैं, इस इक्वेशन को पी के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करेंगे।
डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के विद रिस्पेक्ट, तो ये आपके पास एक लंबी चौड़ी इक्वेशन हासिल होगी, ये सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब चूंकि मैं टेक्निक आपको बता चुका हूँ बार बार, अब यहाँ पर हर चीज़ में बार बार मतलब वर्बली नहीं बता रहा। सिंपल क्या कर रहे हैं, हम चेन रूल निकालते हैं। चेन रूल लगाने के बाद डी वाई ओवर डी पी 1/h के बराबर होता है, फिर डी पी ओवर डी एक्स 1/h के बराबर है, फिर डी वाई का डेरिवेटिव पी के विद रिस्पेक्ट लेते हैं, फिर वहां पर पी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद पहले डेरिवेटिव आ जाता है। ये टेक्निक है सिंपल। ठीक है, तो पी 0 पुट किया इस इक्वेशन में पी 0 पुट करने के बाद आपका जो पहला डेरिवेटिव आएगा, ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली आप सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है आगे, कहता है बेसल फार्मूले की मदद से आपने फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करनी है x इज इक्वल टू 3.5 पर। 3.5 ये आपके पास वैल्यू है, तो आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंस टेबल बना लिया। वैल्यूज आपके पास इक्वली स्पेस्ड हैं, डेल्टा बाय, डेल्टा स्केयर बाय, डेल्टा क्यूब बाय, डेल्टा 4 बाय, डेल्टा 5, 6 डिफरेंस तक आप गए। पहले इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। सारे डिफरेंस आपने निकाल लिए। आई होप कि अब आपको डिफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें निकालने आती हैं। ये एंड में लिखा हुआ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.04 आएगा ये, नहीं इसमें से माइनस ये ऐड हो जाएगा -0.010, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव बेसल फार्मूला एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट पर आप जानते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज टेबल से देखकर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सिंपल सी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर एक नई चीज देखेंगे, और वो नई चीज ये है कि आपका डाटा जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अनइक्वल स्पेस डाटा है, अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है। ये कैसे पता चला, आप देखें यहाँ पर इन दोनों के दरमियान 1 का फर्क है, यहाँ पर भी 1 का फर्क है। इन दोनों के दरमियान कितना फर्क है, 2 का फर्क है। 0 का फर्क नहीं, 1 का फर्क नहीं है जी, 2 का फर्क है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस -1 दिस इज इक्वल टू 2। सिंस द आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड वी विल फॉर्म डिवाइडेड डिफरेंस। अब यहाँ पर आपने जो काम करना है वो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है। अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है इसको गौर से समझना है आपने। देखें जी, पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये आएगा 15 माइनस 21। इधर जो x की दो वैल्यूज हैं उनका भी डिफरेंस करेंगे, 1 माइनस -1, ऊपर बन जाएगा 36/2, 18 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 12 माइनस 15, नीचे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 माइनस 1, 12 माइनस 15 -3 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, -3 आ गया। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस आ गया -9 और ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1। अब ये -7 कैसे करना है जरा गौर से देखिएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस किया है, ये आया है -3 -18। अब डिवाइड किस पर करना है गौर से देखें। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दरमियान में लिखना है, इसके दरमियान के सामने जाएं, ये वाली वैल्यू छोड़ दें, ऊपर नीचे जो दो वैल्यूज हैं वो यहाँ आएंगी, 2 माइनस -1, ये आएगा -21/3 दिस इज इक्वल टू -7। फिर ये लिखना है, तो ये इन दोनों के दरमियान है, तो दरमियान वाली इस वैल्यू को छोड़ देंगे, ये वाली दोनों वैल्यूज नीचे आएंगी, यानी ये आएगा इस तरह -9 -3 डिवाइडेड बाय इधर 3 और 2, 3 और 1, 3 माइनस 1। तो ऊपर आ गया आपके पास -9 प्लस 3, नीचे आ गया 2, -6/2 -3, आगे ये आ गया, ये आ गया जी -3 -7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है ये -3 और -7, तो ये कितना बन जाएगा अच्छा नीचे किसको लेना है। अब आपने ये तीसरा डिफरेंस है ना, तो तीसरे डिफरेंस में आपने इधर जो वैल्यू लेनी है, देखो ये ऐसे होता है सर, ये x0,
ये x1, ये x2, ये x3। जब तीसरे डिफरेंस में आपने वैल्यू लिखनी है तो x3 और x0 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो नीचे आएगा x3 की वैल्यू है 3 और उधर x0 की वैल्यू है -1। ये ऊपर बनेगा -3 + 7 यानी कि 4/4 दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ी हैं सारी। यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अप टू थर्ड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है हमारे पास। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप अनइक्वल स्पेस डाटा होता है। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग y0 की वैल्यू -21 आ गई, x0 की वैल्यू 1 है, -1 है। ये रहा x0 -1। अच्छा, इसी तरह ही ये तमाम वैल्यू यहाँ पर पुट करते गए। ये पुट करने के बाद ये एक हमारे पास y निकल आएगा, x³ -9x² + 17x + 6। अब जैसे कि आपको बताया कि जब भी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3x² -18x + 17। इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। अब जब ये इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक ये और एक ये। अब आगे आपने ये तय करना है, सिंस फॉर अनइक्वल स्पेस डाटा, ये वाली जो वैल्यू आपने देखना है कि आपके पास जो गिवन टेबल है उसमें, अब यहाँ पर देखो पी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो पीछे आपने किया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए, वो था इक्वल स्पेस डाटा के लिए। तो इसमें पी कहीं पर भी नहीं है। अब सिंपल आपने ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इन दोनों में से, यानी ये जो दो निकली हैं, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो आपके टेबल के अंदर है या बाहर है। तो 4.827 ये टेबल की वैल्यू में एक्स देखें, आपका एक्स मैक्सिमम 3 तक है। तो वो वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आउट ऑफ रेंज है, इसको छोड़ देंगे। ये वाली वैल्यू एक्स की कंसीडर करेंगे। इस एक्स की वैल्यू को लेकर आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे, यानी इसमें ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसमें से यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी y की, ठीक है। तो इज दी वैल्यू गिविंग ऑफ y, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको शायद पॉसिबल है कि अभी जहन में एक चीज आ रही हो कि सर ये कैसे पता चलेगा कि y की ये जो पॉसिबल वैल्यू निकली है ये लाजमन मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, ये भी तो हो सकता है तो मिनिमम वैल्यू दे। तो आप बेटा कैलकुलस इस्तेमाल करें ना। आप यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलस क्या कहती है? कैलकुलस के मुताबिक सेकंड डेरिवेटिव आप लें। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन की वैल्यू चेक करके देख लें किस पर आंसर सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आता है, किस पर पॉजिटिव आता है। इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे यहाँ से दोबारा, ये आएगा 6x - 18, ठीक है। x की इस वैल्यू को आप यहाँ पर, यानी x की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो 6 × 1.17 अप्रोक्सीमेटली समझ लें कि ये शायद बन जाएगा 7 बन जाएगा समथिंग, ठीक है। 7 - 18 आपके पास कितना आ जाएगा? लेस देन आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। और आप जानते हैं जब सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन आ जाए तो फिर उस नंबर पर फंक्शन हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है। आपने क्या किया, इसका दूसरा डेरिवेटिव लिया। दूसरे डेरिवेटिव लेने के बाद अपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करके देखा, सेकंड डेरिवेटिव आपका आया लेस देन 0, इट मींस ये वाली वैल्यू पर फंक्शन आपका हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज हो गई है शुरू 9.1। एग्जाम्पल्स हमने सारी सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। एक एक सिंगल एग्जाम्पल इसकी मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। 9.1, इस 9.1 एक्सरसाइज में कुछ मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन आपके पास मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए होंगे, वो सिमिलर क्वेश्चंस है। तो जो सा क्वेश्चन में मैंने मतलब नहीं किया होगा वो बताता जाऊंगा आपको साथ साथ। कहता फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.9। ये 19 नहीं है, 1.9 लिखा हुआ। Since x is equal to 1.9 lies at the end of the table, so to find first and second derivative, we use Newton backward interpolation formula. So we know that first and second derivative by this formula. पहले डेरिवेटिव का फार्मूला सिंपल आप जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ये फार्मूला होता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में, और सेकंड डिफरेंस में ये होता है। तो सबसे पहले मुझे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल चाहिए।
बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आपके सामने ये मैंने बना लिया। अब आई होप कि अब आप ये सारी चीज़ें टेबल वगैरह खुद बना सकते हैं। ये सारा आपके सामने है। ये बनाने के बाद इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप पुट करें। तो पहला डेरिवेटिव जो आपके पास निकलेगा अच्छा हाँ 1.9 ठीक है। ये यहाँ पर देखें एक चीज़ का ख्याल रखें आप कि जनाब मोहतरम, हाँ बाकी ये ठीक है। ये हमारा है एक्स एन, ये वाई एन, इसके ऑपोजिट यहाँ पर डेल्टा एक्स एन आएगा, सॉरी डेल्टा वाई एन, ये डेल्टा स्केयर वाई एन, ये डेल्टा सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ डेल डेल क्यूब वाई एन, ये डेल 4 वाई एन, ये डेल 5 वाई एन। ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर पुट करें, ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो चीज़ मैं थोड़ा सा ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन अगला जो है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सुपर हीटेड स्टीम। वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है, डाटा जो है इक्वली स्पेस्ड है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। पहले आपने मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी डीपी ओवर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, डीपी ओवर डीवी। और अगली मतलब कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी अगली मतलब मालूम करना है डीवी ओवर डीपी। एड पी इज इक्वल टू 105। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपने जरा देखें। सबसे पहले तो ये आपने जब डीपी ओवर डीवी मालूम करना है तो उसका मतलब पी जो है वो मेरे पास डिपेंडेंट है, वी वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट है। देखें ऊपर वाला वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो v जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी ये मेरा x है, दूसरे बाद में ये मेरा y है। अब x के विद रिस्पेक्ट आप देखें तो डाटा आपका इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है। तो आप सबसे पहले मालूम क्या करना चाह रहे हैं, v इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी ये स्टार पर है, तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर ये डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अब आप ये मेरा यहाँ पर आएगा v नोट यानी x नोट, ये मेरा आएगा p नोट, ये डेल्टा पी नोट, डेल्टा स्केयर पी नोट, डेल्टा क्यूब पी नोट और डेल्टा 4 पी नोट। यहाँ पर देखें एक चीज़ शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है। आपने जो ये डिफरेंस टेबल बनाना होता है वो किस वेरिएबल के लिहाज से बनाना होता है, जो डिपेंडेंट होता है, जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। पी के विद रिस्पेक्ट पी का डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, तो फिर डिफरेंस टेबल पी के विद रिस्पेक्ट बनेंगे। ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद v is equal to 2 lies at the beginning of the table, we have to find this, so from the table ये तमाम वैल्यूज आपके सामने हैं। ये फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव मालूम करने का। इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करें, आंसर आएगा -53.68। अच्छा अगली चीज ये है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हेन P is 105। अब इसमें मैं अगर थोड़ा सा आगे बताऊं, यहाँ पर मैंने देखा ये लिखा हुआ रॉन्ग सोल्यूशन। जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो मैंने कुछ थोड़ा सा, जिसमें शायद आप भी इसमें इस तरह कर सकते हैं। जब ये डीवी ओवर डीपी मालूम करना है तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से कंसीडर कर लिया था कि मैंने इनका रोल चेंज कर दिया, यानी कि मैं वी को नीचे ले आया, पी को ऊपर ले गया। तो अब जब डीवी ओवर डीपी लिया था तो विद रिस्पेक्ट टू पी ले रहा हूँ, डेरिवेटिव किसका ले रहा हूँ मैं, वी का। तो वी मेरा डिपेंडेंट हो गया, पी मेरा इंडिपेंडेंट हो गया। तो पी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो पी के लास्ट से आप देखें तो डाटा था अनइक्वली स्पेस्ड। अगर मैं पी को इंडिपेंडेंट लेता हूँ, बात नहीं समझे, मैं मतलब इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे कर लिया। ठीक है। उस सूरत में मैं इसे अनइक्वली स्पेस्ड डाटा के हिसाब से कर रहा था। ठीक है। वो थोड़ा सा गलत था, वो मैंने काम किया। ये मैंने इस तरह वाले
स्टूडेंट लाइफ में ये सारा करके दिखाया, ये देखें सारा, लेकिन उस वक्त में फिर आंसर नहीं आता, फिर ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाया मैंने, तो ये अप्रोच मेरी गलत थी, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा लेंथी हो गया था। तो इसका सिंपल एक आसान तरीकाकार था जो अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मैं, मतलब अब जारी सी बात है, एज अ टीचर मुझे ये चीज़ नजर आई है। वी नीड टू फाइंड, आपने डीवी ओवर डीपी मालूम करना है एट पी इज इक्वल टू 105, यानी वी का डेरिवेटिव मालूम करना पी के विद रिस्पेक्ट। इट कैन सिंपली कैलकुलेटेड एज बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ डीपी ओवर डीपी। सिंपल क्या था, ये आपने रेसिप्रोकल लेना था डीपी ओवर डीवी का एट वी इज इक्वल टू 2। गौर करें कि आपके पास यहाँ पर पी इज इक्वल टू 105 जो है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल ऑपोजिट है जब वी आपका 0, वी आपका 2 है, ठीक है, मतलब ये दोनों आप इसमें आमने सामने हैं। तो इसमें करना क्या था, सिंपल ये करना था भाई, आपने डीवी ओवर डीपी ऊपर जैसे निकाल चुके हैं हम, ये एट वी इक्वल टू 2 के ऊपर ये निकाल लिया मैंने, ये देखें इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में यही निकाला हमने। ये जो आंसर आया है आपका, यह है -53.68 अप्रोक्सीमेटली। इसका रेसिप्रोकल सिंपल ले लेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डीपी ओवर डीवी बन जाएगा डीवी ओवर डीपी एट पी इज इक्वल टू 105। तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इनवर्स ये आएगा -0.019, ये इसका आंसर था, सिंपल, ठीक है। अब सपोज अगर आप कहते हैं कि जनाब यहाँ पर हमने डीवी ओवर डीपी निकालना हो, पी इज इक्वल टू 105 के अपोजिट नहीं, फर्ज करें वो वैल्यू दे देता है यहाँ पर 4 के ऊपर, कहता 4 के ऊपर मालूम करें, तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप डीपी ओवर डीवी मालूम करना है आपने एट वी इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर ये आपको कहूँगा यानी ये पी इज इक्वल टू 105 है ना, डीवी ओवर डीपी एट पी इज इक्वल टू 105, डीवी ओवर डीपी एट पी इज इक्वल टू 105, हाँ डीवी ओवर डीपी निकालना है आपने, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, हाँ एट पी इज इक्वल टू 42.07, वॉल्यूम वी डिपेंडेंट हो गया, पी इंडिपेंडेंट हो गया, और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से कंसीडर करते हैं कि डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। तो अगर पी इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, तो अब आपका डाटा उस हिसाब से देखें तो अनइक्वली स्पेस्ड है। तो मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आपने डिवाइडेड डिफरेंस की तरफ नहीं जाना, आपने सिंपल क्या करना है, फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आप डीपी ओवर डीवी मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी के विद रिस्पेक्ट इक्वली स्पेस डाटा है, पी इज इक्वल टू 42.07 के अपोजिट यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ पर लेंगे वी इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू जो निकलेगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आई होप ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि आपका डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है, कौन सा डेरिवेटिव कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये चीज़ें मैटर कर रही हैं यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है फ्रॉम द वैल्यू इन द टेबल गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकन 31 डिग्री यूजिंग द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीकन 31 डिग्री की वैल्यू मालूम कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, थीटा भी डिग्री में दिया हुआ है, टेन थीटा डिग्री की वैल्यू आपको ये दी हुई है टेबल में। यहाँ पर जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, वो ये होगी, ये मैंने एक क्लू दिया है, मतलब थोड़ी सी मैंने बताया कि ये ग्रामेटिकली इन लाइन को आप ठीक कर लीजिएगा। टेन थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं सीकन स्क्वायर थीटा है, एज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सीकन 31 डिग्री when we find first derivative at theta equal to 35, then we obtain secant square 31, यानी कि टेन का डेरिवेटिव secant square होता है, हमने secant 31 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। इट मीन्स ये है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास वैल्यू निकलेगी secant square 31 डिग्री की, एंड आफ्टर दिस वी टेक स्क्वायर रूट। नाउ एज थीटा इक्वल टू 31 डिग्री इज एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, सो वी यूज फार्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बीच में लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, आप सिंपल ये क्या करेंगे, यहाँ से लिखें, एज ये 31 डिग्री बिगिनिंग में है, तो आपने क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने ये टेबल बना लिया।
ये टेबल बनाने के बाद ये आपके पास टेबल आ गया। एज वी नो दैट फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज गिवन बाय, उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ये गिवन है। इस फार्मूले में यहाँ पर ये तमाम कीमतें पुट कर देते हैं। ये कीमतें पुट करने के बाद आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 0.0240। अब ये अभी हमारा आंसर नहीं निकला, हमने निकाला है सीकंड 31 डिग्री। देखें यहाँ पर y आपका पास टेन थीटा डिग्री के बराबर है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा टेन थीटा। ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट कैसे है? मैं जानता हूँ कि टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है टेन। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया y के बराबर। अब ये y के बराबर है तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, dy और डी थीटा आ गया। टेन थीटा डिग्री है, यहाँ पर डिग्री को नहीं बोलना, आप याद रखिएगा। टेन का डेरिवेटिव आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा डिग्री, आगे एंगल का डेरिवेटिव आ गया डी थीटा और डी थीटा डिग्री और डी थीटा। अब आप जानते हैं कि थीटा जो होता है, थीटा डिग्री यानी 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री होती है पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा डिग्री जो आएगा वो होगा पाई थीटा ओवर 180 रेडियन। ये डेरिवेटिव के जितने भी फार्मूले याद रखें ये रेडियन में होते हैं। मतलब जब आप ये कहते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा इक्वल है सीकंड स्क्वायर थीटा के, ये फार्मूला तब होल्ड करता है जब थीटा रेडियन में है। लेकिन अगर डिग्री होगी तो फिर आपने डिग्री पहले एंगल को रेडियन में बदलना है। तो थीटा डिग्री है पाई थीटा ओवर 180 रेडियन के। तो यहाँ पर ये फिर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा, ये आएगा डी थीटा डिग्री ओवर डी थीटा इक्वल टू ये पाई ओवर 180 कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे, ये रह जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा। डी थीटा ओवर डी थीटा 1 हो गया, ये रह गया पाई ओवर 180 और साथ ही आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा डिग्री। अब आपने थीटा डिग्री, थीटा जो है वो आपके पास 31 है, तो 31 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये अब क्या होगा? इधर जब आपने डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 31 डिग्री पुट की, मतलब ये पहला डेरिवेटिव आ गया ना, लेकिन पहले डेरिवेटिव का आंसर निकला कितना है टेबल से? 0.0240। इसका मतलब सीकंड स्क्वायर 31 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, ये आंसर दे रहा है 0.024। तो मुझे सीकंड 30 चाहिए, पाई ओवर 181 कोई दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.375। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आएगा 1.173, ठीक है। तो ये देखा आपने, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जरा इस तरीके से आपने टेक्निकली इसको हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द टेबल गिवन बिलो रिवील्स द वेलोसिटी v ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम t, स्पेसिफाइड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1.1। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। 1.1 आप जानते हैं टेबल के बिल्कुल स्टार्ट में है, यानी कि ये है, ठीक है। ये टेबल अब आपके पास बनेगा, तो मालूम क्या करना चाह रहे हैं आपने? वेलोसिटी v, दी टेबल गिवन बिलो रिवील्स द वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब v जो है वो मेरा डिपेंडेंट है और t मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब मुझे जितने भी डेल्टा निकालने हैं वो सारे v के विद रिस्पेक्ट निकालने हैं। डेल्टा v, डेल्टा स्क्वायर v, डेल्टा क्यूब v, डेल्टा 4v, ये सारे कॉलम बनाए। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया फोर्थ डिफरेंस तक। v यहाँ पर वेलोसिटी है y और x जो है वो t के बराबर है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें आप, ये चीजें नेक्स्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि वन टेबल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। थीटा की वैल्यू दैट इज थीटा इक्वल टू 0.123 है, ऑपोजिट टू t इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ पहले। अ रॉड इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, एक रॉड प्लेन में रोटेट कर रहा है। दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द एंगल थीटा रेडियन through which the rod has turned for a various value of time t in a seconds। थीटा टाइम t इन सेकंड्स दिया हुआ है और थीटा जो एंगल बना रहा है रोटेट होने का वो बता रहा है। अब आप जरा गौर करें, वैल्यू जो वो नजर आती है। जब टाइम t 0 है तो थीटा 0 डिग्री है, जब 0.2 सेकंड है तो ये 0.122 आ गया, जब t 0.4 सेकंड है तो ये आ गया, 0.6 है तो 0.123 आ गई। ये गौर करें, यहाँ पर ये गलत हो गया। आप वैल्यू देखें इंक्रीजिंग कर रही हैं, यहाँ पर भी बढ़ रहा है एंगल, यहाँ पर भी एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पर आगे भी देखें, आगे भी एंगल मुसलसल बढ़ रहा है।
यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास गलत है, यहाँ पर वैल्यू मेरा ख्याल है कि 1.23 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू गलत है, लेकिन ये चूंकि अब मुझे इस चीज़ को आइडिया हुआ, इस चीज़ का पहले नहीं था, तो खैर जिस तरह ये इसने डाटा दिया हुआ है उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो जाहिर सी बात है वो बुक वाला आंसर तो मैच नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि ये वैल्यू गलत है। फाइंड दी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करना है। हियर वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, डी थीटा ओवर डी टी, डी स्क्वायर, इसका मतलब थीटा हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जितने भी डेल बनेंगे वो सारे के सारे थीटा के विद रिस्पेक्ट बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये चूंकि सेंटर में है तो बेसल फार्मूले को मैं इस्तेमाल करूंगा सेंटर डिफरेंस टेबल के लिए। तो ये मेरे पास सारे का सारा टेबल आ गया। अब आप टेबल को देख लें ये कैसे बनाना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये तमाम वैल्यूज हैं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले में ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। ये पुट करने के बाद ये एंगुलर वेलोसिटी का आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है। बुक में आंसर पीछे ये नहीं मैच कर रहा, उसकी वजह मैंने बताया कि टेबल वैल्यू गलत है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव 1.25 पर और सेकंड डेरिवेटिव भी 1.25 पर आपने मालूम करना है। 1.25 आप देखें कहाँ पर है, बिल्कुल एंड के ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये टेबल आपके पास सारा बन जाएगा, ठीक है। इस टेबल के बाद ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट आउट करेंगे, ये पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपके सामने, इसमें भी वैल्यूज पुट आउट करें, ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, obtain the first derivative at 0.04 using बेसल फार्मूला। ये 0.04 तकरीबन दरमियान में है, बेसल फार्मूला के मुताबिक आपने टेबल बनाया, ठीक है। पांचवा डिफरेंस इसका 0 हो गया, तो चौथे डिफरेंस तक आप अपनी जो फार्मूला उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चौथे डिफरेंस तक मैंने फार्मूले को इस्तेमाल किया, इसमें वैल्यूज आपके सामने है, ये इसको सिर्फ आपने पुट कट करना है। ये कॉमा लिखा हुआ बटा नहीं है, फ्रैक्शन, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला टू कंप्यूट एफ 0.50, सेंटर है, जारी सी बात है, स्ट्रिंग फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसने कह भी दिया स्ट्रिंग फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। डिफरेंस निकाला 6 डिफरेंस तक नॉन जीरो है, तो आपने स्ट्रिंग फार्मूले को छठे डिफरेंस तक लेके गए, ठीक है। छठा डिफरेंस यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, क्योंकि मैंने मेरा ख्याल है ड्राइव नहीं किया होगा इसको। तो खैर ये छोटी सी वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दी है। लेकिन अगर आप छठे डिफरेंस तक फार्मूला लिख सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट आउट करें, वो ज्यादा बेहतर, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आंसर दे देगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव बाय यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अप टू 6 डिफरेंस तक मैंने ये फार्मूला लिखा। अच्छा, इस फार्मूले को मैंने आगे मजीद बताया कि आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखें, पी को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस, ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी पी के विद रिस्पेक्ट मैंने थोड़ा सा सोल्व कर लिया इसको। आगे पी जो है हमारा एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच है। आगे डी वाई ओवर डी एक्स आप जानते हैं, चेन रूल से निकालेंगे। डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर एच है। डी वाई ओवर डी पी, इसका आप सारी इक्वेशन नंबर 1 का पी के विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। डेरिवेटिव लेने के बाद ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, ये आ जाएगा आपके पास। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर वही चीज़ है कि आपने पी से डिवाइड, पी से मल्टीप्लाई, डी वाई ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स 1 ओवर एच के बराबर आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू पी। क्वेश्चन नंबर 2 का दोबारा आप डेरिवेटिव ले लेंगे यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2। ये सारी आपके पास दोबारा आ जाएंगी क्वेश्चन। तीसरा डेरिवेटिव
फिर वही सारी टेक्निक है, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 7.60। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अगर आप उसमें देखें अपनी बुक में, अभी तक तो वही है, यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला नहीं, ये होगा 7.60 7.60, ये आगे चले गया। 12वां क्वेश्चन है, इसका मतलब बीच वाले क्वेश्चन मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 7.60 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गॉस फार्मूला। अब यहां पर देखें, गॉस फार्मूले के मुताबिक 7.60 आपके पास ऐसी वैल्यू है जो टेबल के अंदर है ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप गॉस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गॉस फार्मूले के मुताबिक आपको डिफरेंस टेबल चाहिए। ये डिफरेंस टेबल यहां पर मैंने बना दिया। कैसे बना वो जानते हैं आप। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0.195 है, 0.193 है, 0.002 आ जाएगा, 0.198 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। याद रखें, वो जो अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि इसमें से इसको माइनस करके फिर नीचे एक्स की वैल्यूज को भी माइनस करना, वो होता है अनइक्वल स्पेस डाटा। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए, 0.195 माइनस 0.193, उधर एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे 7.48 माइनस 7.47, ये होता है अनइक्वल स्पेस डाटा के लिए। ये इक्वल स्पेस डाटा है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, ये टेबल बन गया। इस टेबल के अकॉर्डिंग ये चीज़, इसको आप पढ़ लें वैसे अगर आपने पढ़ना, लेकिन ये सिंपल है। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है, ठीक है। आफ्टर जब पी जीरो पुट करते हैं, ये गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसमें सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। ये पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द गिवन टेबल। ये दिया हुआ, मैक्सिमम भी मालूम करनी है और मिनिमम भी मालूम करनी है। ये वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका विद्या मूर्ति की बुक में से क्वेश्चन नंबर 13 है असल में। ये क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, ये वाला, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैंने लिखा है हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मालूम करेंगे। क्या कहीं पर ये बात गिवन है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मालूम करना है? नहीं जी, कोई बात गिवन नहीं है। आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं, आप सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप जानते हैं आसान है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से इसको सोल्व करूंगा। मुझे सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की, तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, ये टेबल बनाने के बाद आप गौर करेंगे, पांचवा डिफरेंस 0 हो गया, चौथा डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब चौथे डिफरेंस तक मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा इसका। चौथे डिफरेंस तक ये फार्मूला है मेरे पास। अब देखें, मैंने फिर पहले भी आपको बताया कि जब भी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है फंक्शन की, तो आपने जो पहले डेरिवेटिव का फार्मूला इस्तेमाल करने हैं, वो वाले फार्मूले जिनमें पी लाजमी होना चाहिए, वो पी से इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना होता है, हमेशा पहले डेरिवेटिव निकालना होता है, उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, फिर पी की शक्ल में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, उसको सोल्व करना है आपने। तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करने के बाद, ये मेरे पास पहले डेरिवेटिव की, ये मेरा पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इस पहले डेरिवेटिव को मजीद थोड़ा सा पहले सोल्व कर सकते हैं। मैंने पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, लेकिन नीचे जाकर इसको मैंने सोल्व किया। ये देखें, यहाँ पर इसको सोल्व किया दोबारा, फिर इसको दोबारा सोल्व किया, जो प्लस माइनस होती हैं वैल्यूज, ये मेरे पास फाइनल छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी। ये पहला डेरिवेटिव है। फाइनल सोल्व करने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से 4p कॉमन निकाला, ये रहेगा p का स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। अब एक मरतबा इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे इधर, और आप एक मरतबा इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। जब यहाँ से 0 पुट करेंगे p 0 आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके पेयर बन जाएंगे। ये पेयर बनेंगे तो यहाँ से p की दो वैल्यूज आएंगी,
एक आएगी p इज इक्वल टू, यहाँ से 0, एक आएगा 1 और 2। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी p की वैल्यू जो है वो आपके पास x की रेंज में लाई करती है। ये तमाम की तमाम x की रेंज में लाई कर रही है। अब इसका मतलब है कि इनमें से आपने देखना है कि किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम देता है और किस पर मिनिमम देता है। ये नीचे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की यहाँ पर कोशिश की है, आप इसको छोड़ दें, ये कुछ नहीं है। आप सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले देखें, हम इस p के ऑपोजिट x निकालते हैं। x का फार्मूला है x नोड प्लस पी एच। x नोड की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 0, h कितना है यहाँ पर 1 है, तो एक x निकलेगा 0 यहाँ पर। फिर इसी तरह ही x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे आएगी, फिर आप दोबारा x नोट रखेंगे, फिर p की दूसरी वैल्यू कितनी है, यानी यहाँ पर आएगा x नोट की वैल्यू 0, फिर p की वैल्यू अब दूसरी निकली है 1 और h कितना है वो भी 1 है, एक x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। फिर दूसरी वैल्यू लेनी है x नोट, फिर यहाँ पर 0, p की वैल्यू कितनी है, इसमें तो 2 है, 3 वैल्यू निकली है p की, ये रही, और h कितना है, h मेरा 1 है। तो x की 3 वैल्यू निकलेंगी, वही जो p की वैल्यूज है। x की एक वैल्यू 0, 1, 2, यही वैल्यू p की है। कैसे निकाली x की वैल्यू, यहाँ पर पुट करके, x नोट 0 है, p की वैल्यू पुट करते गए और h मेरा 1 है यहाँ पर। अब इन 3 वैल्यूज के ऊपर आपने फैसला करना है कि आपका कौन कौन सा आंसर मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। एक तरीकाकार तो सिंपल ये है, p0 पुट किया, ठीक है, और x, ये p0 पुट किया है, इसके ऑपोजिट अब आपने x y निकालना है। इसके ऑपोजिट x कितना निकलता है, 0 निकलता है। p0 पुट कर, अच्छा दरअसल ना हमें y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, x की वैल्यू की हमें जरूरत होती भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जस्ट यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि p की किस कीमत के लिए x क्या होगा और y क्या होगा, ठीक है। मेन हमें y चाहिए होता है। p की वैल्यू 0 पुट कर दें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में, ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है मेरे पास। तो इसमें p0 पुट करके आप गौर करें कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ y इज इक्वल टू y नोट आएगा। और y नोट की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये कहाँ पर गिवन है, ये आपके पास क्वेश्चन टेबल में था, ये रहा, यहाँ पर y नोट 0 है। लेकिन जब p आपका 0 है तो y की एक कीमत आ गई है 0 के बराबर, y की एक कीमत आ गई 0 के बराबर। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ f of x at x is equal to 0 is 0। अब ये मिनिमम कैसे है मैं अभी आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं। अब y की p की दूसरी वैल्यू जब 1 है तो उस सूरत में x 1 आता है। इस p की वैल्यू को भी दोबारा आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ये वाली में। यहाँ पर आप p1 पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वहाँ p1 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ ये पहली दो वैल्यूज बचेंगी। y नोट की वैल्यू 0 है, डेल्टा y नोट आपने ऊपर निकाला है टेबल से, वो देखेंगे तो ये आएगा 0.25, डेल्टा y नोट 0.25 है, y की वैल्यू 0.25 आ गई। ये कब वैल्यू निकली है, जब आपका p1 है, ठीक है। इसी तरह ही जब आप p को 2 पुट करेंगे ना इस फार्मूले में, यहाँ पर p2 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा फैक्टर, फिर 2 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जब अब p2 पुट करेंगे ना, 3 चीजें ये बचेंगी, इनमें पुट करेंगे तो पहला आएगा y नोट 2 टाइम डेल्टा y नोट प्लस यहाँ पर p2 पुट करेंगे, ये 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, 2/2 फैक्टोरियल, ये रह जाएगा डेल्टा स्केयर y नोट। यहाँ पर y नोट की वैल्यू 0 है, 2 डेल्टा y नोट कितना है, डेल्टा y नोट हमारे पास है जी टेबल के मुताबिक, डेल्टा y नोट है 0.25 और डेल्टा स्केयर y नोट है 0.2 माइनस 0.5, यानी ये यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 0.25 और ये है माइनस 0.5। इसको सोल्व किया तो ये 0.5 आ गया, इसको सोल्व किया माइनस 0.5 आ गया, कैंसिल होकर रहेगा 0। इसका मतलब ये है कि जब आपका p2 है तो उस सूरत में y की वैल्यू 0 है। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि y की वैल्यू 0 आई है। एक जब p 0 है उस सूरत में x 0 है और y निकलता है 0 के बराबर। फिर आपका जब p2 है उस सूरत में x भी 2 है, y इस सूरत में निकलता है 0। जबकि p जब आपका 1 है तो और x उस सूरत में 1 है, इस सूरत में y आपका निकलता है, यहाँ पर y कितना निकलता है
0.25। अब आप खुद ही देखकर मुझे बता दें y की मैक्सिमम वैल्यू 0.25 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये वैल्यू 0.25 बड़ी है, ये छोटी है 0, तो ये आपके पास y की वैल्यू मैक्सिमम है कब, जब p 1 है, और ये y की वैल्यू 0 है। मिनिमम है जब x या p क्या है, 0 और 2 है। ठीक है, जब x 0 या 2 है। ठीक है, तो अदरवाइज आप कैलकुलस को भी इस्तेमाल करके बता सकते हैं, लेकिन वो इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में p की वैल्यू पुट करके देख लें कहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है डी स्क्र वाई ओवर डी पी स्क्र नेगेटिव होता है। इन दोनों के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, लिहाजा हम कहेंगे इन दोनों पर आपका फंक्शन, सॉरी इन पर आपका मिनिमम मिनिमम है ना, तो इस पर होगा पॉजिटिव। तो हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कब, जब आपका p 0 और 2 है, लिहाजा इस पर फंक्शन आपका रखेगा मिनिमम वैल्यू। और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे p = 1 के ऊपर, तो उस पर डेरिवेटिव आएगा <<1। ठीक है, ये आप आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर हमने किया है 13। हाँ जी, और 13 क्वेश्चन का आंसर आपके पास इस बुक में ये रहा। मैक्सिमम वैल्यू 0.25 है जब x 1 है, और मिनिमम वैल्यू 0 है 0 जब x आपका 0 या 2 है। ठीक है जी, तो ये आई होप जब आपको इसका समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 11 है, कहता गिवन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये विद्या मूर्ति की बुक में, और क्वेश्चन अगर आप गौर करें ये अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है। अब अनइक्वली स्पेस्ड डाटा में कैसे करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से करेंगे। अब आप जो टेबल बनाएंगे वो इस तरीके से होगा, ये मैंने यहाँ पर हर चीज वादा करके लिख दी है। डेल बाई मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 26 - 4 इधर इन दोनों का डिफरेंस नीचे 2 - 0 11, फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इधर डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर, ये आ गया। ये सारे डिफरेंस आपके सामने किस चीज मैंने कैलकुलेट किया है, एक एक चीज आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इसका चौथा पांचवा डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब आपने डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ तक लेना, फार्मूला डेल्टा क्यूब तक। ये फार्मूला लगाया आपने थर्ड डिफरेंस तक, वी नाउ दैट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अप टू थर्ड डिफरेंस, ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं, तो y आ गया आपके पास इन टर्म ऑफ x। देखें जब आप अनइक्वली स्पेस लेते हैं ना, तो उसमें p नहीं आता, p का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा y और x का रिलेशन आएगा। ये y और x आ गया। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकाला, पहले डेरिवेटिव ये आ गया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ रही है इमेजिनरी, विच इज इमेजिनरी वैल्यू, सो देयर एग्जिस्ट नो रियल, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, सो फंक्शन कैन नेवर बी चेक्ड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो फंक्शन है नाइदर, मतलब ये लाइन आप काट दें, बस यहाँ से लिखें। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने बनाया है, तो शायद मुझसे सही जैसे भी लिखा गया उस वक्त मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखें, सो फंक्शन है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ले जी, तो इसके साथ ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। और ये एक अच्छी बुक है विद्या मूर्ति की बुक, ये माड़ी बुक नहीं है ये। ठीक है, तो और फिर मैटर ये करता है कि आपका जो पेपर है वो इस बुक से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपका पेपर जो है वो फाइनलिस्ट से मीट कर रहा है। तो अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक स्ट्रगल कर सकता था वो आपके साथ किए। अब इनकी प्रैक्टिस करना ये अब आपके एंड पर है। आप इनको देखें, इसका सोल्यूशन मैनुअल देखें। अगर आप गूगल पर देख लें, नेट पर देख लें, ये वो सोल्यूशन है जब मैं आपके स्टूडेंट लाइफ में था ना, उस वक्त मैंने बनाए थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैंने कोई रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था। मैंने ये सारी चीज़ें खुद प्राइवेट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट होने के साथ साथ अपनी एमएससी कंप्लीट की, और उस वक्त ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए थे। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो गूगल पर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो विद्या मूर्ति के जो सोल्यूशन है वो आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये बड़ी देर से पहले ही कंप्लीट किए हुए हैं। आपके सामने ये सारे नोट्स ये पुराने हैं। 2006 में 7 में ये मैंने जो नोट्स थे वो उस वक्त बनाए थे। ठीक है, तो यूट्यूब तो चलिए आज आ गई है ना, उस जमाने में तो आप देख सकते हैं कि सोच भी सकते हैं कि यूट्यूब अभी बिल्कुल 2005 में नया नया था ये ट्रेंड यूट्यूब का। तो
अब उस वक्त एज अ स्टूडेंट तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आम भी नहीं थी, ना कोई मोबाइल का कॉन्सेप्ट था, ना कोई लैपटॉप वगैरह, ना कोई इस तरह कंप्यूटर था, ना इंटरनेट आम था। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक के फजल से खुद ही अल्लाह पाक के, जब कोई क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आता था तो बस ये है कि वो एक समझ लें कि एक मतलब स्टूडेंट होने के नाते अल्लाह पाक से दुआ करने की, अल्लाह पाक ये समझ नहीं आ रहा मुझे, तो वो खुद ब खुद ही जिस तरह की चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, बस आप मेहनत करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसे भी इन सिंगल शॉट कवर करेंगे। आपने बताइएगा वीडियो कैसी रही है। इस तरह एक सिंगल लेक्चर में ये चीज़ कवर करना बेहतर है या मल्टीपल छोटे छोटे लेक्चर में कवर करना बेहतर है? आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़ जी।